वेलकम स्टूडेंट्स। आज सभी बच्चों का फिज़िक्स के लेक्चर में स्वागत है ना। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब आप 11th क्लास में हैं और आप जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो मैथ्स या फिर बायो है। अगर मैथ्स या बायो सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपको फिज़िक्स पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पहला लेक्चर चालू करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप फिज़िक्स की एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उसमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, वो आपका फिज़िकल वर्ल्ड है ना, फिज़िकल वर्ल्ड। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं मुझे, ये आप लोग खुद अपने से रीड कर सकते हैं। रीडिंग लगाना है, सिर्फ उसको पढ़ना है, आर्टिकल टाइप्स है ना, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। 2 पेज का चैप्टर है ना, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब फिज़िक्स में आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा है ना। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी रीडिंग आप लोग कर चुके हैं है ना। तो हम डायरेक्ट चैप्टर 2 से चालू करेंगे, जिसका नाम है यूनिट एंड मीज़रमेंट है ना। तो हम डायरेक्ट यूनिट एंड मीज़रमेंट से चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि यूनिट एंड मेजरमेंट से चालू करना है। तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले बस एक छोटी सी चीज़ मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं ना। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक बच्चों। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कई बच्चे इसको पहले से जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं उसकी डेफिनेशन है ना। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच of science which deals with the study of nature and natural phenomena है ना। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस का एक ब्रांच है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है ना। साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उस साइंस में से एक पार्ट फिज़िक्स का है, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर और नेचुरल फिनोमेना। मतलब हम फिज़िक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रकृति जो है वो कैसे काम करती है और उसका कैसे कैसे फिनोमेनाज होते हैं, नेचुरल क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फिज़िक्स का वर्ड है, फिज़िक्स का वर्ड है ना, ये फिज़िक्स का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। आप लोग को शायद पता होगा, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो ग्रीक या फिर लैटिन से आए हैं है ना। ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड था वो ग्रीक वर्ड होता है फ्यूसिस है ना, जिसका मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति। ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति ही है। तो उसी को हमें समझना है ना। तो उसी को हमने फिर इंग्लिश में फिज़िक्स बोलना चालू कर दिया। वैसे ही आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ये साइंस वर्ड है, ये साइंस वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। साइंस का जो इंग्लिश वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया था। लैटिन वर्ड जो था वो था साइंटिया है ना, और इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानने की जिज्ञासा। तो हमारे में ह्यूमन में जो होता है वो जब चीज़ों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, तो उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहता है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं साइंस। मतलब आपकी जानने की इच्छा हो रही किसी के बारे में, तो वो एक प्रकार की साइंस है। लैटिन वर्ड से लिया गया था साइंटिया है ना, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया साइंस। वैसे ग्रीक वर्ड फ्यूसिस था, उसको हमने बोला फिज़िक्स। और नेचर, हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए एक टेबल रखूं मैं, ये टेबल ऐसी है, थोड़ी सी इंक्लाइन टेबल है ना, ये टेबल ऐसी है, ऐसी रखी हुई इंक्लाइंड है। अब इसमें पानी का ड्रॉप है, ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप।
तो मैं पूछूँ आपको, ये ड्रॉप किस साइड जाएगा अपने आप? अगर आपने यहाँ पे एक पानी की ड्रॉप छोड़ दी तो ये किधर जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये नीचे जाएगा, पानी का ड्रॉप है ना, नीचे की साइड जाएगा, नीचे की साइड, ये आप लोग जानते हो। और अगर मान लीजिए मेरी टेबल ऐसी होती तो फिर ये पानी का ड्रॉप कहाँ जाता? तो पानी का ड्रॉप अब इस साइड जाता। यानी जो पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ, है ना, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर उसको मूव करने को दिया जाए तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश करता है ना। तो अब ये इसके बारे में जानना, क्योंकि ये तो नेचर में हो रहा है ऐसा कि भाई वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है ना। तो नेचर में ऐसा होता है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? जब इन सारे सवालों के जवाब दोगे आप, मतलब हमें ये बताना है कि ये कैसे हो रहा है, ये फिनोमेना क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना पानी नीचे जाएगा, कितने टाइम में जाएगा। जब ये बहुत सारे सवालों के जवाब हम देते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिज़िक्स। क्योंकि ये प्रकृति के बारे में हम कर रहे हैं स्टडी, इसलिए इसको फिज़िक्स बोला गया। अब फिज़िक्स में भी ये जो चीज़ है, जब आप वाटर के बारे में, लिक्विड के बारे में, लिक्विड के फ्लो के बारे में आप पढ़ना चालू करेंगे, तो उस ब्रांच को हमने एक नया नाम दिया, उसको बोला गया फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना बच्चों। जो हम लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको एक नया नाम दिया, उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये धीरे धीरे हम आगे जब फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि ठंड के दिनों में आपको ठंडी लगती है और गर्मियों के दिनों में आपको गर्मी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ठंड के समय में ठंडी लगती है, गर्मियों के समय में गर्मी लगती है आपको? ये सब जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और उसके क्या एप्लीकेशंस है। जब ये सारे सवालों के आप जवाब दोगे तो वो फिज़िक्स है, क्योंकि वो नेचर में हो रहा है ऐसा, है ना। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो एक नई ब्रांच आएगी फिज़िक्स की, जिसको आप बोलोगे थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स। जैसे आप 10th में पिछले साल पढ़ के आए हो, 10th में आपने पढ़ाई की होगी किसके बारे में? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट की स्टडी करी थी कि प्लेन मिरर में गिरता है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, स्फेरिकल मिरर में गिरता है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है ना। तो ये सारी स्टडी किसके बारे में थी बेटा? लाइट की। तो उस लाइट की स्टडी को हम फिज़िक्स में बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांच है फिज़िक्स में। फिज़िक्स में भी अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग फिनोमेनास को हम देखते हैं और उसके बारे में समझना चाहते हैं। तो क्योंकि ये नेचर में फिनोमेना हो रहा है, नेचुरल फिनोमेनाज हैं, इसलिए इनको क्या इनकी स्टडी किस में करते हैं बेटा? फिज़िक्स में, है ना। तो मेरे ख्याल से फिज़िक्स की थोड़ी सी कहानी आपको अब समझ में आई होगी, है ना। अब उसके बाद जब हम फिज़िक्स पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहला टर्म जो हमें पता होना चाहिए उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब आप लोग बताइए, फिज़िकल क्वांटिटीज़ शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। क्वांटिटीज़ विच कैन बी मीज़र्ड, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिनको हम मीज़र कर सकें, है ना, मीज़र्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, ये आपको अभी आगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना। तो अभी तो आप सिर्फ डेफिनेशन याद रख लें। क्वांटिटीज़ विच कैन बी मीज़र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या एंड लिख लो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसी जितनी भी क्वांटिटी हैं जिनको मीज़र कर सकते हैं, यानी जिनको नापा जा सकता है, मीज़र किया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्टली मीज़र करें चाहे इनडायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि तो ये थोड़े समय के बाद आपको बातें समझ में आएंगी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर हम उसको नाप सकते हैं तो ऐसी क्वांटिटीज़ को ही हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मास, क्या आप मीज़र कर सकते हैं मास? यस, करते हैं। जैसे आप कभी सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं तो आप उसको बोलते हैं 1 किलो सब्जी दे दो, 2 किलो सब्जी दे दो, 500 ग्राम दे दो, है ना। तो उसको नापने के लिए बोलते हैं, तो तराजू लेता है,
तो उसमें वो नाप कर आपको सब्जी देता है। तो मास को हम मीज़र कर सकते हैं, इसलिए मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, आप लेंथ ही मीज़र कर सकते हैं। जैसे इस पेपर की मैं बोलूँ कि लेंथ मीज़र करो, तो आप मीज़र कर सकते हो, स्केल लोगे और आप मीज़र कर लोगे, है ना। तो लेंथ को मीज़र कर सकते हैं। फिर मैं बोलूँ टाइम, तो टाइम भी आप मीज़र कर सकते हो। तो एटसेट्रा, मास, लेंथ, टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिनको आप मीज़र कर सकते हो। उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे कि मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए बोलूँ कि जैसे मान लीजिए फ्रेंडशिप, आप अपने दोस्तों से फ्रेंडशिप करते हैं, तो मैं आपसे बोलूं कि क्या आप फ्रेंडशिप नाप सकते हैं? आपने जो दोस्तों से फ्रेंडशिप की है, क्या आप उसको नाप सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, फ्रेंडशिप थोड़ी ना नाप सकते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो क्या लव को आप मीज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना हम फ्रेंडशिप नाप सकते हैं, ना लव को नाप सकते हैं, सैडनेस को नहीं नाप सकते, है ना। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इनको आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मीज़र नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को बोला जाता है जिनको हम मीज़र कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को नहीं बोला जाता है जिसको हम मीज़र नहीं कर सकते, है ना। तो फ्रेंडशिप, लव, सैडनेस, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती। इसलिए फिजिक्स में केवल उन्हीं को हम पढ़ते हैं जिनको हम मीज़र कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम और एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूँ। इसके आगे हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट्स ले लेंगे, है ना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना नोट्स के काम नहीं बनेगा बच्चों, है ना। तो नोट्स अच्छे से बना लें, लिख लें, कॉपी बनाएं अलग अलग से, है ना, मेंटेन करें। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करें और नोट्स ले लें, है ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखें, तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ लिया। हमने बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको नापा जा सके, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है जिनको हम नाप नहीं सकते। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ प्रकार हैं, है ना। तो मैं आपको एक एक करके इनके टाइप्स के बारे में बताते चलता हूँ। सबसे पहला जो टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, दो प्रकार के होते हैं। ऐसे मतलब कई सारे इसकी क्लासिफिकेशन है, मैं वन बाई वन करके क्लासिफिकेशन आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज वेरिएबल भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स। अब ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं भाई? विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं बेटा? कांस्टेंट कहलाती हैं। आपने सुना ही होगा, है ना। और वेरिएबल्स कैसी क्वांटिटीज़ हैं? विच कैन चेंज इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता हो लगातार, बार बार, उनको हम कौन सी क्वांटिटीज़ बोलते हैं भाई? वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है उसको हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? कांस्टेंट, है ना। अब ये जो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की जो फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं टेम्परेरी फिजिकल क्वांटिटीज़। टेम्परेरी कांस्टेंट, है ना, चाहो तो आप टेम्परेरी कांस्टेंट बोल दो, टेम्परेरी कांस्टेंट्स। और दूसरे टाइप का जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट, है ना। अब ये टेम्परेरी कांस्टेंट कैसे होते हैं? तो टेम्परेरी कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स विच डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ऐसे कांस्टेंट जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो वो कांस्टेंट है, बट
जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन बदल दी जाती है, मतलब दूसरी सिचुएशन आ जाती है, तब वो कांस्टेंट बदल जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल कि आप अभी सागर में बच्चे, है ना, अब मान लो सागर से आप भोपाल गए, तो सागर से भोपाल जाने पर आपने कहा कि सर मैं तो 50 किलोमीटर पर आवर से गया था, तो हम क्या मानेंगे कि सागर से लेकर भोपाल तक आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है 50 किलोमीटर पर आवर, वो कभी बदला ही नहीं। तो जब आप सागर से भोपाल की सिचुएशन में, तब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन तभी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सागर से जबलपुर जा रहे हैं और आपने कहा सर जब मैं सागर से जबलपुर गया तो मेरी वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर, देखो यहाँ पे स्पीड 40 किलोमीटर है, लेकिन सागर से जबलपुर तक कांस्टेंट है वो 40। लेकिन वहीं जब आप सिचुएशन बदलते हैं, सागर से भोपाल जाते हैं, तो आपकी ये कांस्टेंट वेलोसिटी बदल गई, 40 से 50 हो गई। अब ये कांस्टेंट 50 है, लेकिन किस सिचुएशन के लिए? जब सागर से भोपाल जा रहे हो। और ये कांस्टेंट 40 है जब कहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो ये जो कांस्टेंट है, स्पीड जो कांस्टेंट थी, वो दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यूज रख रही हैं। मतलब टेम्परेरी कांस्टेंट की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो एक सिचुएशन में तो होती है कांस्टेंट, बट जैसी सिचुएशन बदल जाता है तो वो कांस्टेंट भी बदल जाता है। इसलिए इन कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी कांस्टेंट। और जैसे कि मैं आपको और भी एग्जांपल दूं, तो आप लोगों ने 10th में अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, n इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपको शायद याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वाटर के लिए 4/3 होती है। देखो 4/3 मतलब 1.33। अब ये वाटर के लिए हमेशा फिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर के लिए फिक्स है हमेशा 1.33, ये कभी चेंज नहीं होगा वाटर के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, तो ग्लास के लिए बदल गया। ग्लास के लिए आपने सुना होगा 1.5, है ना। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, लेकिन वाटर के लिए अलग कांस्टेंट है और ग्लास के लिए अलग कांस्टेंट है। जैसे ये सिचुएशन बदला तो कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल गई, इसलिए हम इनको टेम्परेरी कांस्टेंट्स बोलते हैं। मतलब ये ऐसे कांस्टेंट हैं जो सिचुएशन बदलने पर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अब परमानेंट कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे कि कांस्टेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन सिचुएशन, जो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये हमेशा ही कांस्टेंट ही रहते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं पाई, तो पाई की वैल्यू हमेशा आप जानते हैं 22/7 लेते हैं और 3.14 लेते हैं, ये कभी भी अपनी आप की वैल्यू नहीं बदलता। तो ऐसे कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू कभी भी नहीं बदलते, उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट कांस्टेंट, है ना। किसी भी सिचुएशन के हिसाब से उनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। पाई की वैल्यू हमेशा ये लेते हो, कोई दूसरी वैल्यू आपने सुनी ही नहीं है पाई की, इसलिए पाई कैसा कांस्टेंट है? परमानेंट। जैसे मैं आपसे बोलूँ जी, कैपिटल जी, 9th में आपने सुना होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, इस जी की वैल्यू क्या है बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। ये भी वैल्यू आपने सुनी हुई है, तो कहीं पे भी चले जाओ आपको यही वैल्यू मिलेगी। इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एक कैसा कांस्टेंट है? परमानेंट कांस्टेंट। और मैं आपसे बोलूँ तो पिछले साल आपने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जी कैसा कांस्टेंट है बेटा? जी आपका परमानेंट कांस्टेंट है। पाई आपका कैसा कांस्टेंट है? परमानेंट कांस्टेंट है। और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमेशा परमानेंट कांस्टेंट ही होता है। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो तो 2 हमेशा वैल्यू फिक्स है, 5 की वैल्यू फिक्स है, 7 की वैल्यू फिक्स है ना। स्पीड ऑफ लाइट नहीं है परमानेंट कांस्टेंट, क्योंकि वो टेम्परेरी में आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हो मीडियम बदलने से स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है ना। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग चीज़ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये परमानेंट कांस्टेंट, और ये आपका टेम्परेरी कांस्टेंट। तो आपको समझ में आया होगा। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। और ये जो कांस्टेंट हो सकते हैं ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, बट ये कांस्टेंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, टेम्परेरी कांस्टेंट्स और परमानेंट कांस्टेंट। टेम्परेरी वो जो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते,
जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, और परमानेंट वो जो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते हैं ना, और उनके एग्जांपल्स। तो आपको बात समझ में आई होगी, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये वेरिएबल्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये वेरिएबल्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या है? which does not depends on any other quantities, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। और दूसरे टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स किस प्रकार के वेरिएबल्स हैं? विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। ऐसे वेरिएबल्स जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने मैथ्स में एक्सप्रेशन पढ़ा होगा y इज इक्वल्स टू 2x+3, ऐसा कुछ अपन ले लें। तो इस x की वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू आप रख सकते हो ना। x की वैल्यू 1 रखोगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू मिलेगी, फिर x की वैल्यू 2 रखोगे, मतलब x की वैल्यू आप अपने मन से चेंज कर सकते हो, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन x की वैल्यू जो रखोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? y की वैल्यू। तो y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना। तो किसी भी इक्वेशन में जो अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर पाए उनको हम कौन सी वेरिएबल्स बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो दूसरी वैल्यू के हिसाब से अपनी वैल्यू को चूज करें, उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करें, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, है ना। अब एक और प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो एक प्रकार से और होता है। सबसे पहले टाइप का जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको रेशियो से भी बोला जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और रेशियो। अब ये क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल अपन लें, तो इसका एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, मैंने अभी आपको बताया 1.5। तो ध्यान से देखो, इस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है उसकी कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, एग्जाम्पल के लिए मैं और बता दूं, रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ा था आपने। रिलेटिव डेंसिटी जो था वो सिर्फ एक नंबर होता था, उसके साथ कोई यूनिट नहीं होता था। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ एक नंबर होता है, मतलब हम उसको नंबर से समझ सकते हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, है ना, तो उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर रेशियो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़। उनकी कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ एक नंबर होता है, नंबर से हमको समझ में आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं रेशियो या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, तो ETC, है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप जानते हैं पहले से। अभी 11th में आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ और मिलेंगी, उनके नाम आप अब सीखोगे, है ना। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये आप पहले से जानते हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी एटसेट्रा, जिसके पास सिर्फ एक नंबर होता है, उसके पास कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ उससे समझ में आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या रेशियो। फिर दूसरे टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको आप बोलते हो स्केलर क्वांटिटीज़, है ना, स्केलर क्वांटिटीज़। अब ये स्केलर क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं भाई? क्या होता है, कभी कभी क्वांटिटीज़ को समझने के लिए नंबर से काम नहीं चलता है, हमें यहाँ पर उसके साथ यूनिट भी बताना होता है। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, साथ में एक यूनिट भी बताना पड़ेगी, यू, तभी काम बनेगा। जैसे आप
कभी दुकान पे जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे आपको बोला गया कि आप राइस खरीद के लाओ। अगर आपको राइस खरीदना है तो राइस वाले को बताना पड़ेगा ना दुकान में कि भाई आपको 1 किलो राइस खरीदना है कि 2 किलो राइस खरीदना है। आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि 1 राइस दे दो, 1 राइस दे दो, 2 राइस दे दो। आप सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको यूनिट भी बतानी पड़ेगी कि केजी दे दो, 500 ग्राम दे दो, है ना। तो नंबर यूनिट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है उसको समझाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो मास, लेंथ, टाइम ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज़ है ना, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए होती है और यूनिट भी चाहिए होती है, तभी उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है ना। अब ये जो होता है ना न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये एन का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब है यूनिट। बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। इनको जब कंबाइनली हम बोलते हैं तो फिजिक्स में कंबाइनली इनको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कंबाइनली हम इनको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसलिए स्केलर क्वांटिटीज को कहा जाता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड होने का मतलब नंबर भी है और यूनिट भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज, है ना। फिर हम थर्ड टाइप की क्वांटिटीज की तरफ आते हैं। थर्ड टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो समझ में आता है, जैसे स्केलर क्वांटिटीज थी तो नंबर, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू थी तो उसमें सिर्फ एक नंबर से काम चल गया था। फिर कई बार ऐसा होता है कि नंबर से काम नहीं चलता है, हमें यूनिट भी चाहिए, तो हम उनको बोलने लगे स्केलर क्वांटिटीज। फिर उसके बाद ऐसा होता है कभी कभी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है, मतलब नंबर और यूनिट से काम नहीं चलता है, प्लस उसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, बिना डायरेक्शन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हम, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो जैसे मान लीजिए कि एक चौराहा है ना। अब चौराहे से आपको पता है कि 4 रास्ते गए, इधर ऐसे 4 रास्ते गए। मान लीजिए कि इस रास्ते पर यहाँ पे एक शॉप है ना, कोई भी शॉप है मान लीजिए, है ना। अब एक आदमी है जिसको इस शॉप तक पहुँचना था। अब वो आदमी यहाँ पे आया रास्ते पे, मान लो इस रास्ते से ये जो शॉप है, ये जो है ये 3 किलोमीटर्स है ना। ये रास्ता जो है यहाँ से चौराहे से इस डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर। अब ये जो आदमी आया, ठीक है ना, इसको मान लो कोई बच्चा आया आपका, उसका नाम भी हम रख लेते हैं चिंटू। अब ये चिंटू जब यहाँ पे आया इस चौराहे पे, तो इसको नहीं पता था, इसको पता ही नहीं था कि वो शॉप कहाँ है। तो उसने एक आदमी से, दूसरे आदमी से पूछा कि भाई बताओ शॉप कहाँ है। तो आदमी ने बोला कि ये शॉप जो है वो 3 किलोमीटर पे। तो 3 किलोमीटर मतलब नंबर और यूनिट सुना उसने, चिंटू ने सिर्फ नंबर और यूनिट सुना, डायरेक्शन नहीं पूछी, और बताने वाले ने भी डायरेक्शन नहीं बताया। तो चिंटू 3 किलोमीटर सुनकर निकल गया। तो वो 3 किलोमीटर मान लो इस डायरेक्शन में आ गया। जब इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर आया तो यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखने पे उसको दिखाई नहीं दी शॉप। यहाँ पे तो कोई शॉप नहीं थी, क्योंकि शॉप तो भाई इधर थी। तो चिंटू ने क्या गड़बड़ की, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड सुना, उसने डायरेक्शन तो सुनी ही नहीं, इसलिए उसके साथ गड़बड़ हो गई। तो वो जो एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचना चाहता था वहां पे पहुंचा ही नहीं। इसलिए कभी कभी हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ का। अगर डायरेक्शन नहीं है तो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, है ना। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, अच्छा वेक्टर क्वांटिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पूरे जो फिजिक्स में है, ज़्यादातर क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ ही हैं। तो वेक्टर की जो क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो एल्जेब्रा होता है,
मैथमेटिक्स होता है वो जो आप 10वीं तक पढ़ के आए हो मैथ्स, उससे थोड़ा सा अलग होता है। स्केलर की मैथ्स पढ़ के आए हो आप, वेक्टर्स की मैथ्स नहीं पढ़ के आए हो, जिनको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, है ना। तो ये वेक्टर अलजेब्रा आपको बेसिक मैथ्स के सेक्शन में पढ़ाया जाएगा, है ना। मैं बेसिक मैथ्स जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें वेक्टर एनालिसिस पूरी पढ़ाऊंगा कि उनका सम कैसे करते हैं, उनका डायरेक्शन के साथ प्रोडक्ट कैसे करते हैं, है ना, माइनस कैसे करते हैं। तो ये वेक्टर की पूरी अलग मैथमेटिक्स होती है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम फिजिक्स में आगे बढ़ पाएंगे ना। तो ये जो यूनिट एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर है, मेजरमेंट वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद हम मैथमेटिक्स चालू करेंगे, बेसिक मैथ्स, मतलब वो मैथ्स जो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए ताकि हम फिजिक्स पढ़ पाएँ, नहीं तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो उसमें एक बेसिक मैथ्स का जो चैप्टर है वो उसमें वेक्टर अलजेब्रा हुआ, है ना। तो वेक्टर्स को अलग ही पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज़, जैसे डिस्प्लेसमेंट ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो आपका फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज से पाला पड़ेगा, जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो किस प्रकार की होने वाली है, वेक्टर क्वांटिटीज। इसलिए हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है। फिर जो फोर्थ टाइप की क्वांटिटीज होती है बच्चों, फोर्थ टाइप की क्वांटिटी उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। हालांकि आपको टेंसर क्वांटिटीज से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि आप टेंसर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे नहीं, मतलब बहुत कम है आपके कोर्स में, और आपको जब बताया जाएगा तो उसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं कराया जाएगा टेंसर क्वांटिटीज, है ना। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपको टेंसर सुनने में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक। तो टेंसर क्वांटिटीज़, अब ये टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं भाई, तो टेंसर क्वांटिटीज़ के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि टेंसर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी होता है उनके पास, बट डज नॉट फॉलोज रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। भाई वेक्टर क्वांटिटीज किन क्वांटिटीज को बोलोगे आप, तो उसकी 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, दूसरा उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरी चीज मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी करेगी। अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो फिर वो कौन सी क्वांटिटीज है बच्चों, टेंसर क्वांटिटीज, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए टेंसर क्वांटिटी का जो एग्जांपल है वो है करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम अभी नहीं जानते, ये बाद में आप जानेंगे, लेकिन फिलहाल करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। अब करंट कैसे टेंसर क्वांटिटी है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने पिछले साल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, तो आपने देखा होगा, आपने इस तरीके से सॉल्व किए होंगे सवाल। जैसे मान लीजिए एक ब्रांच ये है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ से जो करंट आई है वो 3 एम्पियर आई, और मान लो यहाँ से जो करंट आई है वो 4 एम्पियर आई, तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी बच्चों, यहाँ से करंट 4 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, और 3 और 4 कितने एम्पियर जाएंगे, 7 एम्पियर। जबकि वेक्टर लॉ ये बोलता है कि कोई वेक्टर 3 है और एक वेक्टर 4 है, और उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका जो एडिशन होगा जब हम इनको जोड़ेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 3 और 4 5 थोड़ी ना होता है, नहीं, वो स्केलर में नहीं होता है, लेकिन वेक्टर में 3 और 4 5 हो सकता है, वेक्टर में 3 और 4 1 भी हो सकता है, वेक्टर में 3 और 4 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। वो कैसे होता है, तो वही मैंने आपको कहा कि अभी आप वेक्टर अलजेब्रा नहीं जानते, आप ये वाली मैथमेटिक्स नहीं जानते वेक्टर वाली, इसलिए आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आप मेरे बातों पे विश्वास कर लें, मान लें, मैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ कि जब 3 और 4 90 डिग्री पे जोड़े जाते हैं तो आंसर 5 आता है ना, ऐसा मान लो। अभी बाद में आप सीख जाओगे कि ऐसा कैसे आता है ना, अभी मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें आप लोग।
तो 5 होता है। जबकि करंट जो है, करंट के पास देखो डायरेक्शन भी है, करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाती है। और करंट के पास नंबर भी है और यूनिट भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है। मतलब करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है कि नहीं बच्चों? लेकिन ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ से करंट 3 एम्पेयर और 4 एम्पेयर 90 डिग्री पे आए थे, लेकिन जुड़ने के बाद वो 7 हो गए, 5 तो हुए ही नहीं। जबकि वेक्टर रूल क्या बोलता है कि 3 और 4 वाले को 5 होना चाहिए था जुड़ने के बाद, लेकिन इसमें कितना हो गया बेटा? 7। इसलिए हम बोलेंगे करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। करंट ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है, लेकिन कई किताबों में कई बार ऐसा लिख देते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप ध्यान रखेंगे कि करंट वेक्टर तो नहीं है, हाँ, लेकिन वो टेंसर है, लेकिन आपके सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी मेंशन नहीं है, इसलिए करंट को स्केलर बोल देते हैं, क्योंकि वो ऐड तो स्केलर की तरह हो रही है, मतलब स्केलर के रूल्स को फॉलो करती है। बाकी आप अगर एक्चुअली बताई जाए तो करंट कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर, है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ क्लासिफिकेशन थे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। आपको फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई, आपको मैंने इसके क्लासिफिकेशन बता दिए फिजिकल क्वांटिटीज़ के, है ना। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, ये आपको किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, बट फिज़िक्स पढ़ने से पहले हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अगर ये पता होंगी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो इनके प्रॉपर आप इस लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं बनेगा, और उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। बाकी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।